नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 22 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है आर राजा ऋत्विक। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये बताओ कि ये जो आर राजा ऋत्विक हैं इनकी उम्र कितनी है? तो आर राजा ऋत्विक जो हैं ये अभी मात्र 17 वर्ष के हैं और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये वारंगल के निवासी हैं। इसी के साथ आपको याद आ रहा होगा कि भारत के जो 67वें ग्रैंड मास्टर बने थे इनका नाम था लियोन मंडोका और ये कहाँ के थे? तो ये गोवा के रहने वाले हैं। इनकी उम्र तब थी कितनी? 14 वर्ष थी। और अर्जुन कल्याण ये भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ये कहाँ के हैं? तो ये चेन्नई से हैं और इनकी उम्र जब ये बने थे तो 18 वर्ष थी। और हर्षित राजा, तो ये नाम तो आपको अभी रटा हुआ होगा, ये पुणे से हैं और ये भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे। अच्छा, बात यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की हो रही है तो दुनिया का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये हैं अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के हैं, बेसिकली भोपाल से हैं और यूएसए में रहते हैं। जब ये ग्रैंड मास्टर बने थे तब इनकी उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष थी, 4 महीने और 25 दिन। और दुनिया में दूसरे स्थान पर लेकिन भारत के सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम क्या है? तो ये थे भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर और ये कब बने थे? 2019 से बने थे। इनका नाम था गुकेश डी या डी गुकेश के नाम से भी लोग नहीं जानते हैं, तो ये याद रखना। और अच्छा, ये जरूर याद रखना कि ये भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं आर राजा ऋत्विक के बारे में। तो वारंगल के मूल निवासी ऋत्विक ये प्रतिष्ठित कोच एनवीएस राम राजू के तहत रेस शतरंज अकादमी में उन्नत कोचिंग से गुजर रहे हैं और इनकी उम्र कितनी है? 17 साल की है। और इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर केपजो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। तो भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आर राजा ऋत्विक। भारत के स्कूली छात्रों के लिए हाल ही में किस संस्थान ने स्पेस चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये बन जाएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत जितने भी स्कूली छात्र हैं भारत में उनके लिए स्पेस चैलेंज नामक एक कंपटीशन की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, अटल इनोवेशन मिशन क्या है? अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। और अगर बात करें हम एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 के बारे में, तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया जा सके जहां वो डिजिटल युग से संबंधित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं को नवाचार इनोवेशन के लिए सक्षम कर सकें। एटीएल मतलब अटल टिकरिंग लैब्स और गैर एटीएल दोनों स्कूलों के छात्र अपनी प्रविष्टियाँ इसमें जमा कर सकते हैं। इसके तहत स्कूल के शिक्षक, एटीएल प्रभारी और संरक्षक छात्र टीमों का समर्थन करेंगे। अटल टिकरिंग लैब्स पहल के तहत छात्रों को अपने विचारों को आकार देने और प्रयोगशालाओं में अभिनव प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु स्कूलों को अनुभव और अनुदान प्रदान किया जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो देखो, ये मनाया जाएगा 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक नेक्स्ट, और हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह होता है। तो यह विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 के साथ लाइन अप किया गया है। तो यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 सितंबर को। 11 सितंबर को ही क्यों? अच्छा, आपको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में कब 1893 में एक लेक्चर दिया था, एक भाषण दिया था, मेरे प्रिय अमेरिकावासी भाइयों और बहनों। और इसी के साथ जो समूचा स्थल था वो तालियों से गूंज उठा था। तो उसी वर्ष की याद में 11 सितंबर को प्रतिवर्ष यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ष 1893 में शिकागो में भारतीय विचारक और आध्यात्मवादी स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण की याद में प्रतिवर्ष 11 सितंबर को यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे मनाया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा कि ये जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था ये 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 1893 तक चला था और इसमें दुनिया के प्रतिष्ठित बहुत सारे लोगों ने जो कि अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
और फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण सामग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि कम समय में आप अधिक मेहनत कर सकें। इसका अर्थ ये होता है कि आप कम पढ़ें लेकिन आपको अधिक नॉलेज हो। तो इसके लिए आपके नोट्स, अगर आपके कंप्लीट नोट्स हैं तो बड़ी हेल्प करते हैं। नहीं बना पाए आप नोट्स तो आप करंट अफेयर की नोट्स ले सकते हैं हमसे, और ये नोट्स आपको अगर डाउनलोड करने हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। हाल ही में जानी मानी साहित्यकार, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मनोरमा महापात्रा का भी निधन हो गया। तो इनका संबंध किस भाषा से था? तो सही आंसर होगा इसका उड़िया, यानी कि ओडिशा से संबंधित थी। अब निधन से आपको याद आ रहा होगा पद्मा सचदेव का नाम। तो पद्मा सचदेव जो थी ये हिंदी और डोगरी भाषा की कवित्री थी। अभी अगस्त के पहले सप्ताह में पद्मा सचदेव का भी निधन हो गया था। तो याद रखना कि मनोरमा महापात्रा ये उड़िया से संबंधित थी, उड़िया भाषा से, और 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उड़िया से एक दैनिक आता है द समाज, तो उसकी ये पूर्व संपादक भी रह चुकी हैं। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने 2018 और 2020 की डेटा अनियमितताओं के सामने आने के बाद किस रिपोर्ट को प्रकाशित करना बंद कर दिया है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब आपको एक इंडेक्स डूइंग बिजनेस रैंकिंग ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अब इसके प्रकाशन को बंद कर दिया है। कई बार ऐसा हुआ कि ये आरोप लगे कि वास्तविक रूप में जो मतलब डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसको ये डिफाइन नहीं कर पाता है। मुख्य मुख्य शहरों के आधार पर ये पूरे देश को रैंक कर देता है, जो कि उचित नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अनियमितताओं के आरोप के बाद देश में निवेश के माहौल पर अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का फैसला किया है। 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ शीर्ष बैंक अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर दबाव के कारण डेटा अनियमितताओं की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है, और अब फिलहाल डूइंग बिजनेस इंडेक्स अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताओ कि कैटली फिश, जिसको कहते हैं कूपर मसीर, कैटली फिश तो लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, इसका वास्तविक नाम कूपर मसीर है। तो कूपर मसीर को किस राज्य ने अभी हाल ही में राज्य मछली घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स, अगर बात सिक्किम की हो रही है तो इसकी राजधानी है गंगटोक, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। अभी हाल ही में UPSSC PT की परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि नेपाल की सीमा को कितने भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं? तो कुल 5 भारतीय राज्य हैं, उसमें सिक्किम भी शामिल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। ठीक है, और सिक्किम का गठन कब हुआ था? तो ये 10 अप्रैल 1975 में हुआ था। आपको याद होगा कि 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य बना था सिक्किम, और अभी हाल ही में लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो लद्दाख को हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तो उसके बाद 2025 तक जैविक कृषि संपन्न बनने के लिए सिक्किम राज्य के साथ उसने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो लद्दाख जो हेल्प लेगा किसकी? सिक्किम की। और अगर बात यहाँ पर हो रही है कूपर मसीन यानी कि केटली फिश के बारे में, जिसे राज्य मछली घोषित किया गया सिक्किम का, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हिंद तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया गया है लद्दाख के द्वारा। तो लद्दाख का जो राजकीय पशु है वो है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है ब्लैक नेक्ड सारस। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नाम की किताब किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रभलीन सिंह। तो डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखी किताब शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, अब बात क्योंकि यहाँ पर किताबों की हो रही है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखना लेपर्ड डायरीज के बारे में। लेपर्ड डायरीज किसने लिखी है? लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक जो किताब है लिखी गई है संजय गुब्बी के द्वारा। और हब्बा खातून नाम की एक किताब आई थी, ये लिखी है किसने? काजल सूरी ने लिखी है। और इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक जो किताब है ये कुणाल बसु की किताब है। और द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये किताब किसकी है? द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक जो किताब है ये किताब लिखी गई है लुसियानो बर्निक के द्वारा। अच्छा, ये बताओ कि इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान क्यों दोस्त नहीं है? ये किताब किसकी है? कांति वाजपेयी की है। द इंडिया स्टोरी किसने लिखी है? ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इनका नाम है बिमल जालान।
द इंडिया स्टोरी। और एक किताब और मैं आपको बताता हूँ, माई ऑन मसगांव नामक जो किताब है, एक कैप्टन रमेश बाबू की किताब है। और हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये किताब भी आपको याद होगी, किसने लिखी थी? सुधा मूर्ति ने लिखी थी। एक किताब और थी, स्टोरीज आई मस्ट टेल, द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर। कौन सी किताब थी? स्टोरीज आई मस्ट टेल, ये लिखी गई थी कबीर बेदी के द्वारा। अच्छा, दो किताब और बताऊं, द अर्थ स्पिनर, बताओ द अर्थ स्पिनर नामक जो किताब है, ये किताब किसने लिखी है? द अर्थ स्पिनर, ये लिखी है अनुराधा रॉय ने, ठीक है। अच्छा, ये बताओ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किताब किसने लिखी है? युवराज सिंह ने लिखी है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। तो प्रश्न है कि ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 सितंबर को। 18 सितंबर को बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए। पांचों आपको याद हैं क्या? आइए बताता हूँ। देखो, एक तो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, इसके अलावा विश्व जल निगरानी दिवस, विश्व बांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस। इतने दिवस मनाए गए थे कब? 18 सितंबर को। कुल मिला के 5 दिवस हो गए। अब बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज की हो रही है, तो मैं आपसे यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछूंगा। कितने? 3। तो बताना कि ये कब कब मनाए गए। बताओ कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। और ये बताओ कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया गया था 10 सितंबर को। और ये बताओ कि कौन सा डे? अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे कब मनाया गया? ये बता दो। अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे मनाया गया था कब? अच्छा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, हिंट देता हूँ। ये उसी दिन मनाया गया था जिस दिन इंजीनियर्स डे मनाया गया था, ठीक है। यानी कि 15 सितंबर को क्या मनाया गया? इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे, बोथ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तब आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो यानी कि 23 सितंबर के करंट अफेयर में। आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।